तो कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय में, जहां यूएस फौज के लड़ाकू विमान पेरिस ओशियान के ऊपर उड़ रहे थे। लुई अपने साथी फौजियों के साथ जापानी आइसलैंड नाव को तबाह करने के मिशन पर निकला हुआ था। जल्द ही उन्होंने निशाने पर बम धमाके कर दिए, पर अचानक कई जापानी प्लेन्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर लगातार हमला करने लगे। इससे उनके विमान के कई हिस्से टूट गए और ब्रेक्स भी फेल हो गए, पर पायलट फिल जैसे तैसे प्लेन को वहां से निकालकर अपने बेस पर ले आया। आखिरकार ब्रेक न होने की वजह से बड़ी मुश्किल से उनकी लैंडिंग हुई। फिर हम देखते हैं कि कई साल पहले लुई बचपन में काफी शैतानियां करता था। वो सिगरेट और शराब भी पीता था और चोरियां भी करने लगा था। एक दिन तो वो छुपकर शराब पीता हुआ अपने भाई का बेसबॉल का मैच देख रहा था, पर अचानक एक गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन वह जबरदस्त रफ्तार से भाग निकला। जब उसके भाई पीट ने उसे इतनी तेज दौड़ते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर लुई दौड़ में हिस्सा ले तो वह आसानी से जीत सकता है। इसीलिए अब पीट उसे ट्रेनिंग देने लगा। कुछ ही सालों में लुई इतना तेज दौड़ने लगा कि अब वो कोई भी दौड़ आसानी से जीत जाता। इस वजह से वह तूफान के नाम से भी मशहूर हो गया। एक बार तो उसने 1 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 4 मिनट में ही पूरी कर देश के सभी स्कूल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी वजह से लुई को अमेरिका की तरफ से 1936 के बली ओलंपिया में जाने का मौका मिला। जाने से पहले उसने अपने भाई को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और पीट ने उसे समझाया कि एक पल का दर्द उसे जिंदगी भर की शोहरत दिला सकता है। इसके बाद दौड़ का दिन आया, जहां लुई 5000 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहा था। उसका पूरा परिवार रेडियो पर दौड़ के समाचार सुन रहा था, मगर जल्द ही कई मजबूत खिलाड़ियों ने लुई को पीछे छोड़ दिया। पर लुई भी पूरी जोर लगाकर दौड़ा और कई खिलाड़ियों से आगे निकल गया, मगर आखिरकार उसने 8वें नंबर पर दौड़ समाप्त की। अब उसने अगले ओलंपिक्स जो 1940 में टोक्यो में होने वाला था, उसमें गोल्ड मेडल जीतने का फैसला किया। मगर जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध के शुरू हो जाने से उसका सपना चकनाचूर हो गया। वर्तमान समय में प्लेन लैंड करने के बाद फिल ने भगवान को शुक्रिया अदा किया, तो लुई ने कहा कि उसे भगवान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। खैर, अगले दिन से ही लुई दौड़ने की ट्रेनिंग में लग गया और उसकी रफ्तार देखकर उसके सभी साथी भी हैरान रह गए। फिर एक दिन लुई और उसकी टीम को एक गुम हुए प्लेन को ढूंढकर उसके लोगों को बचाने का मिशन दिया गया। इस बार फिर से उन्हें वही टूटा फूटा प्लेन दिया गया, पर वह जैसे तैसे उसकी मरम्मत कर निकल पड़े। मगर फिर अचानक से हवा में ही उनका इंजन फेल हो गया। इससे पहले कि वह कुछ करते कि दूसरा इंजन भी फेल हो गया और उनका प्लेन सीधा समुद्र में जा गिरा। इस दुर्घटना में 8 फौजियों की मौत हो गई और सिर्फ लुई, फिल और मैक ही जिंदा बच पाए। जैसे तैसे वो तीनों इमरजेंसी राकेट फुलाकर ऊपर आए और अपने आप को शांत किया। मैक तो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, पर बाकी दोनों में हौसला बाकी था। उनके पास खाने को कुछ ही चीज थी और पीने के लिए एक पानी की बोतल ही थी। लुई ने कहा कि वह सुबह और रात को चॉकलेट का एक टुकड़ा खाएंगे और दिन में बस 2 घूंट पानी पिएंगे। फिर रात को इतनी कड़ाके की ठंड में उन्हें सोना पड़ा। अगली सुबह एक प्लेन की आवाज से उनकी आंखें खुली। उन्होंने बंदूक चलाकर प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। बाद में लुई ने देखा कि चॉकलेट के सारे डिब्बे तो खाली थे, क्योंकि सारे चॉकलेट तो मैक खा गया। यह देखकर लुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर उसने किसी तरह खुद को रोका। अब उन्हें इस समुद्र में बिना खाने और पानी के न जाने कितने दिन गुजर गए थे। तभी अचानक पंछी उनकी कश्ती पर आ बैठा और यह भूखे फौजी एकदम से उस पर झपट पड़े। उन्होंने इस पंछी को खाकर अपनी भूख को शांत किया। जल्द ही उन तीनों को उल्टी भी आ गई। इसके बाद उन्होंने पंछी के मांस को पानी में डालकर मछली पकड़ने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें एक मछली मिली और सबने मिलकर उसे खाया, मगर धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अचानक एक रात समुद्र में जोरदार तूफान आया और उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। तब लुई ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर तू सच में है तो आज मुझे बचा ले, और अगर आज मैं बच गया तो सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिता दूंगा। फिर चमत्कार हुआ और वह तीनों तूफान से बच निकले। अगली सुबह बारिश हुई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बोतल भर के पानी पिया। कुछ दिनों बाद तो वह एक शार्क को पकड़ने में कामयाब रहे, जिसका मांस खाकर उन्होंने कई दिनों तक गुजारा किया। धीरे धीरे उन्हें समुद्र में 27 दिन बीत चुके थे और फिर उन्हें आसमान में एक और प्लेन दिखाई दिया। उन्होंने फिर से बंदूक चलाकर प्लेन को बुलाया और प्लेन उनकी ओर मुड़ भी गया, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि यह अमेरिका का प्लेन नहीं बल्कि जापानी प्लेन था। प्लेन के फौजी उन पर गोलियां चलाने लगे तो वह तीनों पानी में कूद गए और किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद में प्लेन वापस चला गया और वह तीनों दोबारा ऊपर आ गए, पर अब उनकी
किश्ती की हवा निकल चुकी थी। उन्होंने तुरंत छेद पर टेप लगाई और ऊपर आ गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो तीनों एक छोटी सी किश्ती में सिमट कर बैठे थे। अब उन्हें समुद्र में फंसे कुल 40 दिन बीत चुके थे। मैक की हालत काफी खराब हो चुकी थी और जल्दी भूख की वजह से उसकी मौत भी हो गई। लुई और फिल ने दुखी मन से उसकी लाश को ढका और पानी में बहा दिया। इसके बाद वो भी जैसे तैसे दिन काटने लगे, पर अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। 47वें दिन बदकिस्मती से एक जापानी जहाज उनके पास आया और फौजियों ने उन्हें बंदी बना लिया। अब लुई और फिल को गुलामों की तरह अंधेरे कमरे में कैद कर लिया गया। वहाँ उन्हें खाने के लिए थोड़े से चावल मिले तो वह भूखे कुत्तों की तरह सब कुछ खा गए। फिर एक दिन जापानी कर्नल ने उन्हें बुलाकर अमेरिकी बॉम्ब के बारे में पूछताछ की। उनसे जानकारी लेकर लुई और फिल को टोक्यो की जेल में भेज दिया गया। फिर वहाँ से उन्हें अलग अलग कैंप्स में ले जाया गया। लुई ओमेरी डिटेंशन सेंटर में था, जहाँ वटनाबे नाम के एक निर्दयी ऑफिसर का हुक्म चलता था। जब वटनाबे सबको जेल के नियम बता रहा था तो लुई ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और इस जुल्म के लिए वटना ने उसे बुरी तरह से पीटा। फिर उसे पूरा दिन खड़े रहने की सजा मिली। रात को कैंप में लुई की मुलाकात बाकी अमेरिकी फौजियों से हुई। फिर अगले दिन वटना ने सभी कैदियों को इकट्ठा कर उन कैदियों को छाटा जिनमें कोई न कोई हुनर था। उसने देखा कि लुई पहले दौड़ में अच्छा था, इसलिए उसने लुई और एक जापानी ऑफिसर के बीच में दौड़ करवाई। पर भूख की वजह से लुई के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इसलिए वह जमीन पर गिर गया। इसके बावजूद भी वटना ने उसे बड़ी बेरहमी से पीटा। ऐसा लगता था कि वटना को लुई से कुछ ज्यादा ही नफरत है। इधर अमेरिकी कैदी किसी तरह अखबार चुराकर युद्ध की सारी जानकारी रखते थे, पर एक दिन अखबार चोरी करने वाले को जापानी फौजियों ने पकड़ लिया और उसे कुत्तों की तरह पीटा गया। बाकी कैदी और लुई उसे देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ दिन बाद लुई को अपने घर के लिए संदेश भेजने का मौका मिला, जिसके जरिए वो अपने परिवार को बता सकता था कि वह जिंदा है। असल में यूएस सरकार के मुताबिक क्रैश में उसकी मौत हो चुकी थी। आखिरकार उसे एक रेडियो स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे अपना संदेश रिकॉर्ड करना था। साथ ही लुई पर यह बोलने का दबाव बनाया गया कि यहाँ उस पर कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा है, ताकि अमेरिकी सरकार पर जापानी कैदियों को ढंग से रखने का दबाव बन सके। इसके बाद लुई को काफी समय बाद अच्छा खाना खाने को मिला, मगर इसके बाद जापानी ऑफिसर्स ने उससे अमेरिका के खिलाफ भाषण देने को कहा। इसके बदले उसे जापान में एक अच्छी जिंदगी बिताने का लालच दिया गया, पर लुई अपने देश के साथ गद्दारी करने को हरगिज तैयार नहीं था, इसीलिए उसे वापस जेल कैंप में भेज दिया गया। जब वो लौटा तो वटना ने कहा कि लुई भी उसकी तरह ताकतवर है और अगर वह युद्ध में न होता तो शायद वह बहुत अच्छे दोस्त होते। पर क्योंकि लुई ने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी, इसलिए वटना ने सभी कैदियों को लुई के मुंह पर मुक्का मारने का हुक्म दिया। यह सजा पूरे दिन जारी रही और अंत में लुई का चेहरा पूरी तरह से जख्मी हो गया। फिर एक दिन ऑफिसर्स के मनोरंजन के लिए कैदियों को सिंड्रेला नाटक करने का हुक्म मिला। इस दौरान वटना ने लुई को बताया कि वो सार्जेंट बन गया है, इसलिए कल वो ओमेरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जा रहा है। उसने लुई से कहा कि मुझे बधाई दो, लेकिन लुई एकदम शांत रहा। वटना के जाने के बाद कैदियों की जिंदगी काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चला। अचानक एक दिन दूसरे देशों ने साथ के शहर में बम धमाके कर दिए, जिस वजह से सभी कैदियों को नायू कैंप भेज दिया गया। वहां पहुंचकर लुई ने देखा कि यहाँ का ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वटना ही था, और वटना को देखते ही उसे वहीं पर चक्कर आ गए। वटना ने फिर से भाषण दिया और बिना वजह लुई को मारा। लगता है लुई से इसे कुछ ज्यादा ही प्यार है। अगले दिन से सभी कैदियों को कोयले के बड़े बड़े बैग जहाज में चढ़ाने की सजा मिली। इस बैग के वजन और भूख प्यास के चलते कई कैदी बेहोश होकर पुल से नीचे गिरकर मर गए। एक दिन लुई बहुत ज्यादा थकावट की वजह से जमीन पर लेट गया तो फौजी उसे उठाकर वटना के पास ले आए। तब वटना ने उसे अपने सर पर भारी भरकम लकड़ी उठाने की सजा दी और अगर उसने लकड़ी गिराई तो उसे गोली मार दी जाएगी। बेचारा लुई मरने की हालत में भी जैसे तैसे लकड़ी को उठाए खड़ा रहा। सभी कैदी उसका जज्बा देखकर हैरान रह गए और धीरे धीरे लुई की जीत के नारे लगाने लगे। यह सुनकर लुई का जोश और बढ़ गया और उसने वटना की आंखों में आंखें डालकर लकड़ी और ऊंची कर दी। यह देखकर वटना गुस्से से तिलमिला उठा और उसने लुई को खूब पीटा। अगली सुबह एक जापानी ऑफिसर ने ऐलान किया कि युद्ध खत्म हो चुका है और उसने सभी कैदियों को पास की एक नदी में नहाकर आने को कहा। पहले तो कैदियों को लगा कि उन्हें मार दिया जाएगा, पर अचानक आसमान से अमेरिकी प्लेन्स गुजरा और वह समझ गए कि आखिरकार युद्ध खत्म हो गया है। सारे कैदी बेहद खुश हुए और नाच गाकर जश्न मनाने लगे। इसी बीच लुई वटना से मिलने गया, पर तब तक वटना बाकी जापानी फौजियों के साथ भाग गया था। तब लुई जमीन पर बैठा और वटना के बचपन की तस्वीर देखने लगा। आखिरकार लुई और बाकी कैदी अपने देश वापस लौट आए, जहाँ उनके परिवार बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। यह एक सच्ची कहानी है, जहाँ बाद में लुई ने शादी की और उसके 2 बच्चे भी हुए। उसका भाई फिल भी जंग से जिंदा लौट आया। उधर वटना भेष बदल कर छुप गया, क्योंकि युद्ध में किए अत्याचारों के बदले उसे सजा सुना दी गई थी।
वहीं लुई ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाकर भगवान से किए अपने वादे को पूरा किया। साथ ही उसने बुरे समय को बुलाकर जापानियों को माफ कर दिया और वह कई जापानी लोगों से मिला, लेकिन वटना ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। आखिरकार 80 साल की उम्र में ओलंपिक में दोबारा दौड़कर लुई ने अपने सपने को पूरा किया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।